जिसने गुजरात के फसाद के बाद मोदी और अमित शाह की नींदें हराम कर दी थी, एक ऐसी पुरजोश लड़ाका इनकलाबी खातून टीस्टा शटलवाद के लिए जोरदार तालियां। शायद टीस्टा शटलवाद का नाम आता है तो ये दो गुंडों को नींद उड़ जाती है इनकी। गुजरात में मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाली टीस्टा शटलवाद, मैं बिला ताखीर टीस्टा शटलवाद से कहूंगा कि वो यहां आए। मेरी मां और बहनों, बड़ी हिकमत की, बड़ी तदब्बुर की, बड़ी सोच की बातें करती हैं। जोशीले नारे आपने बहुत सुने, काम की बातें भी सुनी, लेकिन इस खातून ने जो जो लड़ाइयां लड़ी हैं, इसकी वजह से इसका नाम इंसानी हुकूक की तंजीमों में, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में पहला है। जोरदार तालियां टीस्टा शटलवाद के लिए। हमारे प्यारे प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहाँ पे आज के शनिवार के दिन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं किस चीज के लिए? संविधान के हकूकों के लिए, बराबरी के वजूदों के लिए, जिस वसूलों पे ये देश की स्थापना हुई थी, जिस देश के लिए हमारे बुजुर्गों ने, महिला, आदमी, हर धर्म, हर मजहब के लोगों ने कुर्बानियां दी थी। 1857 में, 1946 में हमारा देश धार्मिक राष्ट्रवाद पे कायम नहीं हुआ। हमारा भारत देश बराबरी, धर्मनिरपेक्षता, समानता के वजूदों पे कायम हुआ देश है, जिसमें किसानों, कामगारों, मुसलमान, हिंदू, दलित, ब्राह्मण सबकी कुर्बानियां हैं। और ये जो सरकार 3 चीजें करने जा रही है, नागरिकता कानून में दुरुस्ती, एनपीआर और एनआरसी, ये तीनों के खिलाफ अमन पसंद तरीके से देश की आवाम आवाज उठा रही है। अगर गैर इंसाफ कानून लागू हो, हम इसको नापसंद करेंगे और हमारी नाखुशियां हम महसूस करेंगे। दोस्तों, हम 4 सालों से आसाम में काम कर रहे हैं। गुजरात के कामों से आप वाकिफ है। गुजरात 2002 में जिस तरह जनसंहार हुआ, मगर आसाम में यही नागरिकता के जाल में पहले आपने 1 करोड़ 20 लाख लोगों को बाहर रखा, उसके बाद 19 लाख लोगों को बाहर रखा, और 19 लाख लोग आज फॉरेनर ट्राइब्यूनल और डिटेंशन कैंप के डर से रह रहे हैं। कोई भी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी बुनियादी नागरिकता एक कागज के वजूद और दस्तावेज पे तय की जाए। मेरे और मेरे देश का रिश्ता, मैं नागरिक हूं, मेरा और मेरा सरकार का रिश्ता क्या एक कागज के सबूत पे आप तय करेंगे? आपको अगर अवैध प्रवासी के खिलाफ, इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ अगर आपको कुछ कार्रवाई करनी हो तो कानून आपको हक देता है, सरकार वो कार्रवाई कानूनी स्तर पे कर सकती है। मगर सारे नागरिकों को यही जाल में फंसा के रखना कि आप लाइन में खड़े होकर दस्तावेज दिखाओ कि मैंने देश में जन्म दिया है, मेरे माता पिताजी ने यह दिया है, ये बेबुनियादी है और नाइंसाफी है। आपको रोजगार की बात नहीं करनी है, आपको महंगाई की बात नहीं करनी है, आपको शिक्षण तालीम की बात नहीं करनी है, और आपको नागरिकता दुरुस्ती कानून में सिर्फ मुसलमान भाइयों बहनों को बाहर रख करके बाकी सब कौमों को नागरिकता देने का काम बेबुनियादी है और गैर संवैधानिक है। बहनों, जैसे आप यहाँ पे बैठी हैं, वैसे हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया में हर दिन और रात शाहीन बाग में हमारी बहनें अमन पसंद तरीके से अपना आवाज उठा रही। यहाँ की पुलिस हमारा साथ दे रही है। दिल्ली की पुलिस और
जातियां कर रही है, फिर भी लोग अपने कुर्बानियां देके अपने वजूदों के लिए खड़े हैं। हिंदुस्तानी आवाम, मुसलमान, हिंदू सब साथ में मिलके ये गैर संवैधानिक कानून का सामना करेंगे और करते रहेंगे। मौलाना आजाद ने कहा था, गांधी जी ने कहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जब कानून ही अगर नाइंसाफी के बुनियादी बनो तो हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे कानून के खिलाफ आवाज उठाना। हमारा अनुच्छेद 14 और 21, आर्टिकल 14 और 21 जो हमारा संविधान का है, वो हर धर्म, हर मजहब, हर जात, हर लिंग, हर भाषियों को बराबरी का दर्जा देता है, बराबरी का दर्जा देता है कानून में। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बाकी समुदाय ठीक है, मगर मुसलमान ठीक नहीं है। ये कौन से बराबरी की बात है सर? आप जवाब दीजिए हमें। हम साफ कहना चाहते हैं, आप हमारे हिंदू, क्रिश्ची, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी भाई बहनों को जरूर यहाँ पे बुलाइए, मुसलमानों को भी बुलाइए, और साथ साथ नेपाल, बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका को भी इसमें शामिल कीजिए। हमको ये दुरुस्ती कबूल हो जाएगी। हम किसी को ना नहीं कह सकते हैं। आप बिल्कुल उनको बुलाइए, हम उनको प्रेम से रखेंगे, मोहब्बत से रखेंगे, मगर सिर्फ एक मुसलमान तबके को आप बाहर रख के आप ये गैर बराबरी का दर्जा नागरिकता कानून में जो घुसा रहे हैं वो गैर संवैधानिक है और असंवैधानिक है। 2 दिन, एक दिन लोकसभा में, एक दिन राज्यसभा में, ये सरकार बहस करना भी नहीं जानती। ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से जमहूरियत के वसूलों पे आपस में बैठ के मशवरा भी करना नहीं जानती। कल केरल के मुख्यमंत्री ने कहा है, परसों बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल चुके हैं। कम से कम 11 राज्यों ने ये काले कानून को नकारा है। मैं ये सब 11 राज्यों को विनती करती हूं, हाथ जोड़ के कहती हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के साथ साथ एनपीआर और एनआरसी को भी नकारो। तीनों को साथ साथ नकारना जरूरी है। नागरिकता दुरुस्ती कानून, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और एनआरसी, तीनों को नकारना चाहिए। क्योंकि जब सरकारी ऑफिसर आप और हमारे घर में आएगा या आएगी अप्रैल 1, 2020 के बाद और पूछेगा आपसे और हमसे कि जन्म के दस्तावेज दो, तो आप कौन से दस्तावेज दिखाएंगे? हमारे देश में 48% ऐसे लोग हैं जिनके पास जन्म पत्रिका नहीं है। हमारे देश में 75% ऐसे लोग हैं जिसके पास LIC का पॉलिसी नहीं है। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या है जिसके पास पासपोर्ट नहीं है। और हमारे देश में ज्यादातर लोग अपना वोट डालते हैं, मगर हमारे इलेक्शन लिस्ट में भी कभी लोग इलेक्शन लिस्ट में आते हैं तो कभी निकाले जाते हैं। जो देश में हमारा इलेक्शन लिस्ट भी 100% बराबरी का नहीं हो, आप किस तरह हमारा नागरिकता का दर्जा उठाएंगे? किस तरह आप ये काम करेंगे? इस तरह का पावर, इस तरह का अधिकार कोई भी सरकार में सौंपना बहुत ही खतरनाक होगा। हमारे आसाम के भाई बहनों ने देखा कि हमारे साकेन अली, जिसके नाम में सिर्फ साकेन अली और साखेन अली में फर्क था, 5 साल उनको डिटेंशन कैंप में भेजा गया। हमारी बहन पार्वती दास, 70 साल की बूढ़ी महिला, आज भी डिटेंशन कैंप में जूझ रही है। मुसलमान हिंदू दोनों आसाम की नागरिकता के पूरे जाल में फंस के अपनी संपत्ति, अपने जमीन, अपने जेवर खोकर ये सबूतों देने जा रहे हैं कि हम ये भारत के नागरिक हैं। ये नागरिकता की जाल
सिर्फ गरीब मजलूम और कामगार वर्गों को फंसाने की कोशिश है और एक बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों। साजिश है कि रोजगार पे कोई सवाल ना उठे, शिक्षण तालीम पे कोई सवाल ना उठे, कोई भी और मसाइल पे सवाल ना उठे। आपस में भिड़ी हुई जनता सिर्फ दस्तावेज के पीछे घूमती रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों। हमारा बंबई शहर 55% हमारा बंबई शहर की जमीन, लोग पक्के घर में नहीं रहते। आपके पास अगर घर और जमीन के सबूत नहीं रहेंगे, कल उठ के अंबानी, अडानी और बड़े बड़े बिल्डर आप और हमको साफ करने की बात करेंगे ये दस्तावेज को लेकर। ये पूरा जमीन का खेल है, ये पूरा अमीरों का खेल है और बीच में आपने लाया हिंदू मुसलमान की बात ताकि लोगों के बीच एक शैतान जाग के आए और लोग इसी में भिड़े रहे। मुझे एक बात का बहुत बड़ा फक्र है। जामिया में 15 दिसंबर को जो हमला हुआ और हमारे बच्चियों ने हमारे बेटों की जान बचाई कूद कूद कर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ, आरएएस ने किस तरह जाती की, आपने भी वीडियो देखे होंगे, हमने भी देखे। मगर शायद ये सरकार को कोई ऐसा इल्म नहीं था कि 16, 17, 18 के ये हमले के बाद ऐसे कोई आईआईटी, आईआईएम या कोई कॉलेज नहीं बचा जहां पे गैर मुसलमान बच्चों ने आके इसका विरोध ना किया हो। ये हमारी देश की एकता है, ये हमारी देश की अखंडता है, ये हमारी हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भाव की भावना है जो हमारे नस नस में बैठी है। नफरत कुछ दिन के लिए चल सकता है, नफरत की राजनीति कुछ दिनों के लिए चल सकती है, मगर हमारे नौजवानों ने दिखाया है कि हम हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर इसको लड़ेंगे। हम आपस में हम इसको डिवाइड नहीं होने देंगे। जब हमने देखा हमारी नकाब पेश औरतें, हमारी नकाब पेश बहनें, हमारी मुसलमान युवतियां संविधान और तिरंगा की बात कहती है तो हमारे दिल में फक्र आता है कि बुनियाद पर हर जगह संविधान के वसूल हमारे देश में कायम है। हम यहां से बस एक शपथ और वादा करके निकले कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा विरोध और प्रतिरोध नहीं रुकेगा। हम करते जाएंगे, हम अमन पसंद तरीके से विरोध करते जाएंगे क्योंकि ये हमारा बुनियादी अधिकार है विरोध करना, काले कानून के खिलाफ विरोध करना। नागरिकता दुरुस्ती कानून 2019 को वापस लो, एनपीआर एनआरसी की राजनीति को खत्म करो, यही 3 मांगे हमारी होनी चाहिए और हम आपके साथ कायम रहेंगे। आसाम के आवाम के साथ जैसे हमारा संगठन रहा है, हम बंबई, दिल्ली, जामिया, अलीगढ़ जहां पे भी जाती होगी हम आपके साथ रहेंगे। इतना ही कह के आपको सलाम, नमस्ते, खुदा हाफिज।